अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो के साथ मैं हूं डॉक्टर सादिया कमाल और मैं हूं अब्दुल रज़ाक चिश्ती। जी। इस वक्त दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 20 लाख हो चुकी है और जाँ बहक होने वाले तकरीबन 1,30,000 से ज़ायद हैं। जबकि पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक्त देखते हैं तो 6,500 केसेस हो चुके हैं और जो जाँ बहक होने वालों की तादाद है वो तकरीबन 115 से बढ़ चुकी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि दिन ब दिन कोरोना बढ़ता भी जा रहा है। जुज़वी लॉकडाउन की तोसी 2 हफ़्ते तक मज़ीद कर दी गई है और उस 2 हफ़्ते में कुछ सनती इदारे हैं और कुछ बुनियादी ज़रूरत के कारोबार और तिजारत है जिसकी इजाज़त दे दी गई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके कुछ असूल व ज़वाबित और कायदे भी बनाए गए हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हजूम है, रश है, कोई अवामी इज्तिमात हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना, बल्कि उसके करने की भी जो है करना भी मना करार दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हमें हुकूमत की तरफ से भी जो पाबंदियां जो इस वक्त सूबाई हुकूमतों में भी अपने अपने तौर पर अपने अपने जो उनके TORs हैं, अपनी जो शराइत हैं उस तौर पे लगाई हैं, तो इस पे लोग जो अवाम है क्या वो अमल कर भी रही है? चिश्ती साहब, आपको क्या लगा इस एक दिन में कि लोगों ने उस पर अमल भी किया है? देखें, सच्ची बात तो यह है कि हुकूमत ने जो है ना अपनी कोर्ट से बाल निकाल के अब आवाम की कोर्ट में फेंक दी है। सही। क्योंकि आप हमें सबको मालूम है कि जब ये किस्सा शुरू हुआ, ये वबा पाकिस्तान में पहुंचनी शुरू हुई, तो इस हवाले से हुकूमत के ऊपर काफ़ी तनकीद, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा। हम सहाफ़ियों की तरफ से भी करना पड़ा, ठीक है। ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं सहाफ़त की दुनिया में, ख़ुद को बड़ा यानी कि उन्होंने मुतबर मनवाया हुआ है लोगों के दरमियान, उनकी तरफ से बहुत तनकीद भी हुई इस हवाले से। फिर कुछ सिंध हुकूमत और वफाक हुकूमत के दरमियान भी इस तरह का एक जो है चलता रहा, या सियासी पार्टियों के दरमियान भी ये चीज़ चलती रही कि वो तो हमेशा से अपोजिशन और हुकूमत की तनकीद का जो सामना होता रहा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ये कहना था कि भाई जो अभी हम कदम उठाएं उसमें हमारी पहली तरजीह जो है वो अवाम होने चाहिए, और अवाम में भी वो लोग जो कि ख़ते गुरबत से नीचे हैं या ख़ते गुरबत के करीब करीब फिर रहे हैं, और वो तकरीबन 50% हैं। इस सारे अमल के दौरान कहीं कहीं हम लोगों ने भी कहा कि जी ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अब हुकूमत ने, ज़ाहिर है कि हम गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क से तल्लक़ रखते हैं, हमारा मुल्क गरीब है, हमारी मईशत बहुत कमज़ोर है। पहले ही ये उजड़ी पुजड़ी हमारी जो थी मईशत थी, ऊपर से जो है वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात हो गई। सर, मईशत तो इस वक्त पूरी दुनिया की तबाह हो चुकी है। IMF की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है उन्होंने बताया कि 1930 के बाद इस वक्त आलमी तौर पे जो मंदी है वो देखने में आ रही है। मईशत की तो इस वक्त हम सब जितने भी मुल्क थे वो सब के सब आप उनको एक तरफ रखें। लेकिन ये बताएं कि ये जो ज़रूरत अशिया की जो चीज़ें हैं, जिस तरह कह रहे थे मेडिकल स्टोर्स हैं, कुछ करियाने स्टोर्स हैं, गोश्त की, दूध की, दही की दुकानें आई, मतलब ये वो थी जो पहले भी खुली हुई थी। और अब भी जो है ट्रांसपोर्ट का जो है वो ट्रांसपोर्ट वैसे तो बंद है, लेकिन आप अपनी निजी गाड़ी में जाएं तो 2 मुसाफिर सफ़र कर सकते हैं, जो कि अमूमन ट्रांसपोर्ट चलती थी वो बिल्कुल इस वक्त बंद है। इसके अलावा टेलीकॉम के इदारे हैं वो भी खुले हुए हैं, और उस पर अभी वही है जो हम कहते हैं ना कि उसके लिए एहतियाती तदाबीर कि वहाँ पे रश नहीं लगना, आम आदमी नहीं जाएगा। सादिया, बात ये है कि बात मैं ये कर रहा था कि हुकूमत ने जो पहले भी फैसले किए, हमारी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों जी, सब ने अल्लाह के फजल से जो फैसले किए वो आवाम के लिए ही थे जी, और वही फैसले होने चाहिए थे। और अब भी जो फैसला किया गया है, यानी कि अब ये गालबन 29 अप्रैल तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, तो मैंने जो लफ्ज़ अपनी गुफ्तगू की शुरू में कहा कि अवाम की कोर्ट में अब बाल जो है ना अवाम की कोर्ट में, वो इसलिए कि देखें
ये आवाम के लिए ही फैसले हुए थे और आवाम के लिए ही की मुश्किलात को ही देखते हुए। कौन सी आवाम? जो बेचारे गरीब लोग, कंडक्टर हैं, दिहाड़ीदार आम लोग बंदे हैं, को फायदा होगा, ये बताएं। मजदूर हैं, आम बंदे को आपको जी, लगता है फायदा होगा? मजदूर हैं, जो दिहाड़ीदार थे, जो डेली वेजर थे, उन तमाम को, क्योंकि वो घरों में बैठ गए थे, उनके लिए जो है, एक तो हुकूमत के पास भी इतने वसाइल नहीं थे, इंतज़ामात नहीं थे कि वो उनको खाना पहुंचा सके घरों में। और ठीक है, हमारी बहुत, तो फिर ये कैसे होगा कि आप ये देखें कि दर्जी की दुकान खुली है और कपड़े की दुकान बंद है, तो फिर कौन जाएगा दर्जी के पास कपड़े सिलवाने के लिए? नहीं, लोगों के घरों में वैसे कपड़े पड़े भी होते बाज़ का। और दूसरी बात यह है कि कपड़े की दुकानें भी खुल जाएंगी, आने वाले चंद दिनों में कपड़े की दुकानें भी खुल जाएंगी, इलेक्ट्रिशियन के इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने वालों की भी ज़ाहिर खुल जाएंगी, सब चीज़ें खुल जाएंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम लोगों में ये शऊर आ गया है? क्या हम लोगों ने शऊरी तौर पर ये चीज़ समझ ली है और अपने आप पर लागू कर ली है कि ये मुसीबत है, ये वबा है, इससे हमने बचना है? मैं आपको अगर हमने ये तस्लीम कर लिया है? कहीं आज जो देखे ना, अभी दूसरा दिन हो गया इन पाबंदियों को नरम किए हुए। क्या आपने या मैंने बाज़ारों में जाके इस चीज़ को देखा है कि या अपने मुआशरे में? मैंने तो अभी नहीं देखा। मैं अभी जब इस तरफ आ रही थी तो 6-7 नौजवान बच्चे जो यंग एज के हैं वो जा रहे थे, ना कोई मास्क था। मतलब क्या उन्होंने अब इस सूरत हाल को नहीं देखा? तो ये नुकसान जो है वो किस तरह से उन्हें महंगा पड़ेगा? 14 तारीख तक तोसी का ऐलान किया था पिछली दफ़ा हुकूमतों ने, तो मैंने 14 तारीख को ही ये देख लिया कि 14 तारीख को जब मैं एक करीबी बाज़ार में गया, पहले जहाँ पे 13 तारीख तक मैं जा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर के लिए जाता हूँ सिर्फ ऑब्ज़र्व करने के लिए, फ़ारग टाइम देख के, तो जब मैंने देखा तो उसी बाज़ार में मुझे 13 के मुकाबले में 14 को आवाम की, लोगों की, गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, बच्चों की, औरतों की ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 60-70% ज़्यादा नज़र आई। तो मैंने एक दुकानदार से पूछा कि भाई आज क्या हो गया? उसने कहा जी आज आखिरी दिन है ना लॉकडाउन का, आज तो ख़त्म हो गया 14 को, ईद है और उसकी शॉपिंग कर रही हैं लोग, है ना? अच्छा, तो अब उस 14 के बाद आज दूसरा दिन हो गया, आज 16 तारीख है, ठीक है। इस 16 तारीख में भी मैंने देखा, 15 में भी देखा मैंने गुज़श्ता रोज़ कि जो है गाड़ियों में लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है, मोटरसाइकिलों पे 4-4 बच्चे बिठाए हुए हैं। बाज़ारों में जो है पहले की निस्बत जो है बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मामूल के बाज़ार खुल गए हैं। फिर ये है कि पुलिस को इंटरवेंशन करनी पड़ी आके बाज़ारों में। कुछ दुकानें उन्होंने बंद कराई, जैसे स्टेशनरी की दुकानें हैं, कुछ इस तरह की और दुकानें हैं जिनको अभी खुलने की ज़रूरत नहीं थी, उनको इंटरवेंशन करनी पड़ी। फिर लोगों ने कहा जी ये, यानी कि तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि देखना ये है कि क्या हमारी कौम ने, हम लोगों ने इस चीज़, ये इतने दिन हो गए हैं, अब 1 महीने से ज़्यादा ये वक्त हो गया है इस वबा के अंदर हम फंसे हुए हैं, और दुनिया को तो 3-4 माह हो गए हैं। ये यानी दिसंबर में शुरू हुई थी चाइना में, तो अभी वो तो नॉर्मल हो गया ना, ठीक, वो तो हाँ। लेकिन उन्होंने एक डिसिप्लिन के तहत काबू किया ना सर। अभी देख लें, के लिए आप चाइना की बात कर रहे हैं, इस वक्त सिंगापुर है, स्पेन है। स्पेन में आज के दिन में 5000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि 5000 एक दिन में 5000। ये कितनी अफसोसनाक बात है। ब्राज़ील में कहते हैं कि एक तकरीब हुई है घर की, और उसमें उस तकरीब के 1 हफ्ते बाद 3 बहन भाई की डेथ हो गई है। ये वो मुल्क हैं हाँ, जिनको हम इतना अच्छा समझते हैं कि यहाँ हमारे में से हर आदमी अगर उनके सफारत खाने अपने वीज़े खोल दें तो इधर कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की लाइन लगी हो कि जी वहाँ जाना है। और फिर अब तो सब एक जैसे अच्छा, फिर उन मुल्कों का वीज़ा लेने के लिए हाँ। लोग यहाँ पे 25-25, 30-30 लाख रुपए जो है, इवन देन के 40-40, 50-50 लाख रुपया भी लोगों ने बर्बाद किया है एजेंटों को दे के। लेकिन सर दूसरे ममालिक की ठीक है, वो तो नहीं है। ये बताएं, ये जो अवाम है वो किस तरह रुकेगी, थमेगी किस तरह? पहले तो लोग समझ रहे कि मज़े का खेज़ है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये जो
कोरोना है क्या, ये किसी दहशतगर्द का नाम है? किसी ने मुझे खुद कहा कि हमें लग रहा है कि ये कोई मजाक है, ये कोई र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं, कोई साजिश है। बिल्कुल। अब जो कोई संजीदा यहूदियों की साजिश है, कोई इसराइल वालों की जी, साजिश है। कभी कहते थे चीन और अमेरिका की आपस में साजिश है। अब ये तो अल्लाह जाने कि असल में है क्या, कि इस तरह होना क्या जा रहा है और कब ये खुलेगा, ये मुख्तलिफ कयास आराइयाँ ही की जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि ये सब चीज़ें जो है वो किस तरह होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी देखने में आई कि जैसे मुख्तलिफ जो सूबे हैं उन्होंने अपनी अपनी शराइत बनाई हैं। सिंध के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिंध में कहा गया कि AC और DC की आपने इजाज़त लेनी है, और इजाज़त लेने के बाद मतलब आपने जो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है, तो उन्होंने भी कुछ बुनियादी ज़रूरत के जो इदारे हैं, जो कारोबार हैं, वो खोलने की इजाज़त दी। हालांकि वज़ीर आला सिंध की पहले ये बात आ रही थी, उन्होंने जो अपना बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा अहम है बनिस्बत इसके, और मैं भी इस बात पर यकीन रखती हूँ। लेकिन उसके अलावा हम जो इस वक्त घरों में रह रहे हैं, पानी, बिजली, गैस, तो वो हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? आखिर ज़ाहिर है इन इदारों को चलाने के लिए कोई ना कोई फ़र्द तो होना चाहिए ना। मुख्तलिफ इदारे चल रहे हैं, मुख्तलिफ मीडिया के इदारे चल रहे हैं, इस वक्त कानून के इदारे जो हैं वो अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ जाते? टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, इसी तरह से कुछ म्यूनसिपल इदारे हैं, तो उनको तो किसी न किसी तरह से चलना है। आम तौर पे जब हम घर में जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कारखानों से बन के आती हैं, तो जब वो पीछे से सप्लाई ही बंद हो जाएगी कारखानों की, तो हम फिर किस तरह से आगे रह पाएंगे? तो ये बहुत ज़रूरी है, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें थी, ठीक है, उनको खोल दिया गया, मेरी एक बात, लेकिन अब वो आगे चलने के लिए देखें किस तरह से ये अमल किस तरह करेगी? देखें सादिया, बात सुने, मेरी बात सुने। बात ये है कि फिर वो कहते हैं कि ना कि 100 गल्लां दी इको घर। बात ये है कि फिर अवाम पर ही आती है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ ना, आप भी इदारों में काम, एक इदारे में काम करती हैं, आपको पता होगा वहाँ आपके इदारे ने कितने हिफाजती इंतजाम कर जी बिल्कुल। मैं भी एक इदारे में काम करता हूँ, अगरचे उस इदारे ने अभी मेरे समेत उन तमाम को फारग भी कर दिया है, लेकिन अब ये एक दूसरा पहलू है, ये एक और अलमिया है। अच्छा, लेकिन आप ये देखें कि जिस इदारे में काम कर रहा था मैं, उन्होंने ये जब हुकूमत, जब शोर मचा, जब ये सारे केसेस आने शुरू हुए, उसके एक हफ्ते बाद जब हम गए तो वहाँ पे जो था ना, उन्होंने 12 हमारी जो बायोमेट्रिक मशीन थी उसके पास एक रखा हुआ था सैनिटाइज़र। तो हम खैर कुछ हैरान भी हुए और खुश भी हुए कि चलो हमारे इदारे वालों को इसका ख्याल आ गया। लेकिन हमने देखा कि उसके तीसरे चौथे दिन वो सैनिटाइज़र जो पहले दिन एक मुख्तलिफ सेक्शन में रखे, वो जब ख़त्म हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है ना वहाँ पे कोई चीज़ नहीं रखी है जी। फिर वो उन्होंने क्या किया कि डिटॉल मिला पानी रख दिया। हमने कहा चलो ये भी गनीमत है। तो अब बात ये है कि ये तो हुकूमतों के लिए ये कभी भी मुमकिन नहीं रहा, अब भी इन हालात में तो हो ही नहीं सकता। अमेरिका जैसी सुपर पावर घुटने टेक चुकी है, वहाँ के हम कानून की हुक्मरानी के, वहाँ की जमहूरियत के, वहाँ की सेहत, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ के आमदनी तौर पर जो थे ना बिल्कुल असीर थे कि जी उनसे ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वहाँ ये मुमकिन नहीं रहा कि जब तक अवाम ने तामन नहीं किया। उसके बाद चीन था, जब तक अवाम ने तामन नहीं किया नहीं वो निजात हासिल कर सकते थे, अवाम तामन ना करते। अमेरिका में भी यही हो रहा है कि अवाम ही है, अगर अवाम उनकी, अब बात यह है कि हम उन मुल्कों के लिए मुमकिन नहीं है कि अपना सब कुछ बंद करके बैठ जाएं। हमारे लिए तो ये सोचना भी महाल है कि हम अपना सब कुछ बंद कर देंगे। और फिर अब हमारे पास यही है कि हमने एहतियात भी करनी है, हत्तुल वसा, हत्तुल इम्कान, जिस हद तक कर सकते हैं और फिर उसके साथ चलते हैं। इसके लिए फिर हर एक को एक दूसरे से तामुन करना होगा। मुसाफिर को ड्राइवर से करना होगा, ड्राइवर को मुसाफिर से करना होगा,
अफसर को मतहत से करना होगा, मतहत को अफसर से करना होगा, सर जो इदारे को मुलाजिम से करना होगा, मुलाजिम को इदारे के साथ जो इदारे चल रहे हैं इस वक्त उसमें तामुन से ही चल रहा है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन काम दिया है, और बहुत सारे इदारे, ये भी एक खुशगवार बात है कि बहुत सारे इदारों ने ऑनलाइन भी शुरू कर दी, मीटिंग्स शुरू कर दी, मुशायरे शुरू कर दिए, प्रोग्राम शुरू कर दिए, और इसी तरह से वर्क फ्रॉम होम किया जाने लगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब वर्क फ्रॉम होम दिया गया तो उसमें सबसे ज़्यादा कमिटमेंट नज़र आई, और उसमें लगा कि उसमें ज़्यादा जो काम है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ। खैर, ये ज़रूरी नहीं है, ये वैसे मेरी एक राय भी हो सकती है। अच्छा, एक बात जो मैं अहम आपसे, आपके तवज्जुह से जो है ना, ये चाहूँगी कि हम यहाँ पे ज़रूर शेयर करें। मुख्तलिफ जो सूबों के थी शराइत वो मुख्तलिफ हैं कि किस तरह से उन्होंने लगाई हैं। सिंध की अपनी है, मुझे ज़ाती तौर पे यह है कि सिंध में सख्ती ज़्यादा की गई है, तो मुझे, हालांकि जाँ बहक होने वालों की तादाद भी अच्छी भली है, लेकिन इसके बावजूद मुझे सिंध का ये पसंद आया कि उन्होंने कहा है कि हम इंसानियत को तरजीह देंगे, और उन्होंने बाद में जिस तरह की सख्तियाँ लगाई हैं वो भी ठीक है कि उसको आम बंदा पहले जाने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर वो स्टेशनरी की दुकान पर जा रहा है तो वो पहले सोचेगा। KPK में, अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसमें मुझे थोड़ी सी है, मेरा कंसर्न ये है चिश्ती साहब कि आज WHO की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक ये है कि कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग हो रही है उसका सबसे जो कम तनासुब है उसका वो सबसे ज़्यादा KPK का है। तो अगर हम देखते हैं कि टेस्टिंग का तनासुब, मतलब एक तो उधर से कम आ रहे हैं, लोग कम करवा रहे हैं, और उस तरह से हमारी सहूलतें भी नहीं हैं। फिर मेरे पास ये लिस्ट है कि किन पाबंदियों से, मतलब खैबर पख्तूनख्वा में कौन से ऐसी जो कारोबार हैं और सनतें हैं जिन पर से पाबंदी ख़त्म की गई है। उसमें तमाम पब्लिक रिक्शा सर्विस हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं, मज़दूरों को ले जाने वाली गाड़ियां हैं, उसके अलावा रेत, ईंट, फाइबर ग्लास शॉप्स, बिल्डिंग सेफ्टी आलात, स्टील, लकड़ी, टाइल्स, वाटर सप्लाई, सीमेंट पाइप, हार्डवेयर की दुकानें हैं, और ट्यूबवेल के सामान वाली दुकानों पर से। इसके अलावा आरा मशीन, मोटर वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल की दुकानें, माइनीज़, मिनरल सेक्टर, सरिया और स्टील की दुकानों से। तो अब आप ये बताएं कि ये इस तरह से इस पर एक मज़दूर और एक आम बंदा और वो काम करेगा, तो ये किस तरह से मुमकिन होगा कि वहाँ पे टेस्टिंग का भी हम देख रहे हैं कि कम है, उसको यकीनी कैसे बनाएंगे? एक तो अभी हम इसी का रोना पीट रहे हैं कि अवाम, शहरी लोग समझें कि ये कोरोना जो है इस वक्त हमारे ऊपर एक बला नाजिल हो गई है, हमें उस बला से बचना है। जिस तरह हम बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे ना बला से बचने की। मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं गए हम लोग, शुरू से ही नहीं गए। हालांकि ये दबाव डाला जा रहा था वज़ीर आज़म पे कि जी मुकम्मल लॉकडाउन करें, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं गए। उसके पीछे सोच तो वही थी कि जी हम इसको अफोर्ड ही नहीं करते, हम एहतियात के लिए लोगों को कहते हैं और एहतियात के साथ अपना काम भी जारी रखते हैं, इस वबा का दबाव भी कम करते हैं। तो अब आपके ख्याल में KPK में इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या नहीं? अब ये भी है ना कि अब तमाम सूबे जो हैं माशाल्लाह 18वीं तरमीम के बाद आज़ाद हैं। जी बिल्कुल आज़ाद हैं, ठीक है। वो वफाक की हिदायत को मनोवन मानने के पाबंद नहीं है, ठीक है। अब हर हुकूमतों ने अपने उसके मुताबिक किया है, अपनी SOPs हैं, अपने हालात के मुताबिक किया, जो उनके इदारों के उनके पास रिपोर्टें हैं जो हैं। तो इसलिए हम किसी के ऊपर हम तो ये हुक्म नहीं लगा सकते कि जी फलाने गलत कर दिया या सही कर दिया, लेकिन हुक्म लगाने की बात नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं, देखना ये है कि किस सूबे के अवाम, अब हुकूमतों को छोड़ दे मेरी नज़र में, मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि ये अब सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी रह गई है या कल को कुछ होगा तो हम हुकूमतों को मतून करना शुरू कर देंगे। नो, कल को कुछ होगा मेरी नज़र में उसके जिम्मेदार हम अवाम होंगे। देखना ये है कि किस सूबे, किस शहर, किस इलाके, किस कस्बे, किसके लोग ज़्यादा एहतियात करते हैं और अपने मामूलात, एक जगह पे वो सहूलतें ही नहीं है। अब देखे ना, अब सहूलतें ही KPK में नहीं है। उस तरह से टेस्टिंग की जो केसेस की तादाद है वो ही पूरे पाकिस्तान में नहीं है ना हो, लेकिन KPK की आप खास तौर पे बात करें, WHO की रिपोर्ट आई है। आप कहती हैं पाकिस्तान,
पूरी दुनिया में नहीं है। बेशक ना हो, लेकिन 100% का मुमकिन ही नहीं लेकिन है। जब सर देखिए, आप उस 50% बात को मुमकिन समझने की कोशिश करें कि एक तो ये है कि टेस्टिंग का सबसे कम तनासुब केपीके में, ये मैं नहीं कह रही, ये WHO की रिपोर्ट कह रही है। फिर आप उठा के केपीके की गवर्नमेंट का देखें कि उन्होंने ये तमाम जो मैंने आपको गिनवाई हैं कि ये बुनियादी जरूरत के जो भी हैं, भाई उन सबको हुकूमतें उन्होंने क्यों खोल दिया है। मजबूर हुई हैं? हुकूमतें 2 वजह से मजबूर हुई हैं। ताजरों ने मजबूर किया। मैं आपको बता दूं 2 वजह से। एक मुआशत है, हमारी मुआशत इसको एक दिन के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती। आपको पता है जब एक दिन का कहीं लॉकडाउन होता है, सियासी वजूहात पे हो, किसी वजह पे हो, हमारे जैसे मुल्कों में वहाँ पे कई अरबों का नुकसान, 20 अरबों का नुकसान होता है। तो फिर 20 अरबों, मुझे ये बताएं, जब इंसान जिंदा होगा तो कमाएगा ना, मैशत आगे बढ़ेगी। तो ये इंसान को जब जानी इंसान ही खत्म, तो कहां से कमाएगा? ये फिर इंसान को खुद सोचना चाहिए। हाँ, ये है कि मैं जिंदा रहूंगा, मैं बेरोजगार बैठा हूं ना घर में, मैं बेरोजगार घर में बैठा हूं और मैंने अपने लिए कोई मसरूफियत ढूंढ ली है, कुछ पढ़ रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ घर में बैठ के। जो मेरा एक शोबा था मैं उसका अपना इजहार अपने घर में कर रहा हूँ। इस वक्त हम लोगों से मुखातब हैं, यही काम हम करते थे पहले फील्ड में भी जाके, और क्या करते थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो हमने भी सोचना है ना, अवाम ने भी सोचना है। अगर हम नहीं सोचेंगे, मैं अगर ये सोच लूँ कि अगर मैं अब महीना 2 महीने अपने अहले खाना के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए घर में बैठ जाऊँ हुकूमत की अपील पे, मैं मुश्किल वक्त काट लूँ, तो बेहतर है इससे कि मैं जो हूँ मरूँ, बाहर निकलूँ, अपने खानदान वालों को भी मारूँ, अपने दोस्तों को भी खतरे में डालूँ, मिलने वालों को भी डालूं। तो इसलिए हम ये क्यों कहें कि हमें अपनी जिंदगी खुद कीमती होनी चाहिए। मैं ये नहीं कि हम कहें कि हुकूमत की बात मान रहे हैं। प्लीज मेरी बात सुने। आपने कहा कि ये कैसे हुआ है, तो ये इसलिए हुआ है, हम मुकम्मल असूली तौर पर तो जहाँ भी हुआ है, जैसे सऊदी अरब ने कर्फ्यू लगा दिया, मुकम्मल लॉकडाउन हो जाना चाहिए था, यहाँ भी होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास वसाइल ही नहीं है। अब यहाँ क्यों ये जुज़वी लॉकडाउन पहले दिन से चला आ रहा है? इस एहसास के तहत कि हम जो है एक इस वबा के नतीजे में शायद मरे ना मरे, मुमकिन है भूख से मर जाएं। तो इसलिए दूसरा ये है कि अभी आप देख रही हैं हमारी तमाम ताजर तंजीमें, अखबारात उठा लें, तमाम ताजर तंजीमें एक किस्म का ऐलान बगावत कर रही हैं, सुर्खियाँ लग रही हैं, फलां तंजीम का ऐलान बगावत। और खुदा का खौफ करो, अल्लाह के बंदो, तुम इंसान हो, ताजर हो, क्या हो? ताजिरी तो है ना, तिजारत करने वाले हैं ना, तुम ताजर हो, ये माल और सौदे तुम्हारे अंदर कुछ दिल है, कुछ दिल है। अगर तुम अपने साथ काम करने वाले मुलाजमीन को महीने 8 दिन 10 दिन 2 महीने के लिए थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे और मुनाफा नहीं कमाओगे, तो अल्लाह के बंदो, जब हम इस वबा से निकल के इस लॉकडाउन जैसी जुज़वी और इस सूरत हाल से भी निकलेंगे, तो इंसानों की ज़रूरत तो ख़त्म नहीं हो चुकी। आपके तो यही स्टॉक जो 6 महीने में ख़त्म होने थे, आपके 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। आपकी दुकानों पे तो जो 1 लाख की सेल होती थी, एक दिन में 10-10 लाख की हो जाएगी अगर लोग सेहतमंद होकर बाहर निकल आएंगे, माहौल ठीक होगा। तो इसलिए हुकूमत को भी मजबूर, हमारे उलमा कराम भी कह रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये ज़रूरत है कि फ़ैसले जज्बात पर नहीं, सियासी मुखालफतों पर नहीं, सियासी मफादात के ताबे नहीं, बल्कि खालिस्तन इंसानियत, खालिस्तन जो है सियासत में इंसानियत नहीं देखी जाती, खालिस्तन इंसानियत और फलाह के नुक्ता नज़र से होने चाहिए, और पूरी समझ बूझ के साथ होने चाहिए। वो मस्जिदें खोलने का फैसला हो, वो नमाजें बहाल करने का हो, तो फिर हम बात करेंगे, वो मार्केटें बहाल करने का हो, वो फिर इस पे तो पूरी एक बहस होगी। ये सारा कुछ जो है कि मस्जिदें जो खुलने का जो ऐलान हुआ है, दानिशमंदी का वक्त है। किसी की बेजा तारीफ और किसी के ऊपर बेजा तनकीद का वक्त ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं बस इख्तिताम इसी पे करूंगी कि आपने कहा कि भूख से मर जाएं, लेकिन
मुझे ये यकीन है कि हम एक ऐसी कौम है, इस मुश्किल हालात में हम ये देख रहे हैं कि हमारे लोगों में एक दूसरे की मदद करने का जज्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और जितने भी आप दूसरी कौमें देख लें, उनसे सबसे बढ़कर हम लोगों में ये जज्बा ज़्यादा है और हम इंशाअल्लाह भूखे नहीं मरेंगे। हाँ, मैं चिश्ती साहब की इस बात से ज़रूर इख्तलाफ भी थोड़ा सा करूँगी, बल्कि मेरा अपना एक नुक्ता नज़र है कि इन्होंने कहा कि हुकूमत की जो जिम्मेदारी है इनको समझाना, तो इनको समझ जाना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत की नहीं, हमारी अपनी अक्ल की बात है। और जहाँ तक ये हुकूमत और स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों को आगाही दे, समझ दे, एक डिसिप्लिन और एक पूरा जो मैकेनिज़्म बनता है और वो तमाम लोगों तक पहुंचता है। इतने बड़े जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें उनकी कौमों ने अमल किया है। कैसे चाइना ने तरक्की की, कैसे अमेरिका में जो डिसिप्लिन कायम है, जो जहाँ पे जो करप्शन अगर होती है तो वहाँ पर एहतसाब होता है। तो इसी तरह से इस वक्त आप लोगों को ये देखना है कि अगर कोई भी इस वक्त जिम्मेदारी है तो सबसे ज़्यादा आपकी अपनी है, अपनी ज़िंदगी बचाने की। तो इस वक्त आप खुद ही देख लें कि अगर कोई नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। इसी के साथ ही दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।